नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे महिला एवं बाल विकास संबंधित प्रश्न। यह हमारे आगामी महिला पर्यवेक्षक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहेगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाते हैं तो सिर्फ याद है कि नहीं वो पता नहीं चलता है जब तक कि हम एमसीक्यू प्रैक्टिस ना करें। तो यहाँ से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे साथ साथ आप भी प्रश्न बनाते जाइए और लास्ट में बताना कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, यहाँ हम प्रश्नों को थोड़ा चर्चा भी करेंगे, लेकिन एकदम ज़्यादा विस्तार में आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमारे क्रैश कोर्स में पहले से ही विस्तार से आपके साथ चर्चा की कर चुके हैं हम लोग। तो आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत माताओं को पूरक आहार के रूप में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान की जाती है? देखो, एक योजना चलता है पहले आईसीडीएस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसमें से एक सेवा क्या है? पोषाहार प्रदान करना। तो उसी के तहत माताओं को बोला है, पहले से बता दिया गया है किसको देना है पूरक आहार। माताओं को पूरक आहार कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान की जाती है? तो उनको प्रदान किया जाता है 600 कैलोरी। कितना कैलोरी? 600 कैलोरी। ये तो हो गया माताओं के लिए, लेकिन सामान्य बच्चों को कितना कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेंगे? 500 कैलोरी। ये 500 कैलोरी वाला क्या हो गया? सामान्य बच्चों के लिए हो गया। ठीक है, और वहीं अगर गंभीर कुपोषित बच्चों की बात की जाए तो उनको क्या प्रदान किया जाता है? 800 कैलोरी। 800 कैलोरी किसको? तो गंभीर कुपोषित बच्चों को। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 600 कैलोरी। बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, किस वित्तीय वर्ष में एकीकृत बाल विकास सेवाओं और पोषण अभियान को सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में पुनर्गठित किया है? देखो, पहले अलग अलग योजना चलता था, आईसीडीएस योजना और पोषक अभियान, तो दोनों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 अभियान चलाया गया। तो वो कौन से वित्तीय वर्ष में मर्ज किया गया? 19-20, 20-21, 21-22 या फिर 22-23? तो ये किया गया वर्ष 2021-22 में। ठीक है, तो इस वित्तीय वर्ष को याद रखेंगे, क्योंकि यहीं से क्या सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को पुनर्गठित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, पोषण 2.0 अभियान में केंद्र राज्य का वित्तीय अनुपात कितना है? देखो, मैंने पहले बता चुका है कि किसी भी योजना में खर्च या तो केंद्र सरकार करता है या राज्य सरकार, या फिर अगर जब दोनों करते हैं तो कुछ रेशियो में करते हैं, मतलब इतना % राज्य करेगा, इतना % केंद्र करेगा। तो वैसे ही पोषण 2.0 अभियान में कैसे खर्च करेगा? 50:50 में, 75:25 में, 90:10 में या फिर 60:40 में? तो ये खर्च करेगा 60:40 में। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। कैसा कंडीशन? जो हमारे सामान्य राज्य हैं। कैसे राज्य? सामान्य राज्य, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो ये क्या है? ये सामान्य राज्य है। ठीक है, और उसके साथ ही यूनियन टेरिटरी। तो इस पर खर्च कैसे करेगा? 60:40 के में। लेकिन जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर्स, असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, तो वहाँ, और हिमालयन राज्य मतलब जो हिमालय के श्रेणी में बसे हुए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब, तो वहाँ कैसे खर्च करेगी? वो 90:10 के अनुपात में खर्च करेगी। कहाँ? तो पूर्वोत्तर राज्य, इसके साथ ही कहाँ? हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन राज्य। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि सामान्य राज्य में कितना खर्च कर रहा है और पूर्वोत्तर राज्य में कितने रेशियो में खर्च कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 60:40। ठीक है, गर्भवती महिलाएं,
आईसीडीएस की प्रमुख सेवा टीकाकरण में कौन हितग्राही होता है? चौथा प्रश्न है, तो ऑप्शन क्या है? गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिकाएं, 0 से 6 वर्ष तक के समस्त बच्चे, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं? आईसीडीएस योजना के हितग्राही होते हैं। आईसीडीएस योजना के तहत कितनी सेवाएं प्रदान की जाती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और ये जानकर अच्छा लगता है कि अगर मैं कोई प्रश्न कर रही हूँ तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं। मैंने पिछले वीडियो छत्तीसगढ़ी भाषा का जब वीडियो डाला था तो उसमें क्वेश्चन किया था कि लोमड़ी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, तो कुछ लोगों ने बहुत बेहतरीन आंसर दिया कि लोमड़ी को छत्तीसगढ़ी में खेखरी बोलते हैं। उनमें नाम है किरण पटेल जी का नाम है, और भी बहुत सारे नाम है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप आंसर देते रहिए, इससे पता चलता है कि आप कितना जागरूक होकर वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। ठीक, तो पांचवा प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका होती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सहायक होता है? विटामिन के। अगर किसी के में विटामिन के की कमी होती है तो जब उसको चोट लग जाता है ना, तो लगातार उसके चोट से खून बहते रहता है। और आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि अगर हमको कहीं पर चोट लग गया तो कुछ टाइम तक तो ब्लड निकलता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? रक्त का थक्का जम जाता है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। लेकिन जिसके में कमी रहता है ना, उसके में लगातार खून निकलते ही रहता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर दिया है विटामिन सी। बताओ आप लोग कि अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो शरीर में कौन सा रोग होता है? ठीक है, और विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी रोग होता है, और डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। छठवां प्रश्न है, शिशुओं को अनुपूरक आहार किस उम्र से प्रारंभ किया जाना चाहिए? 4 माह से, 6 माह के उपरांत, 1 वर्ष के उपरांत, 2 वर्ष के उपरांत। तो देखो, बच्चों को अनुपूरक आहार देना कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? 6 माह के उपरांत, क्योंकि जब वो 0 से 6 माह तक तो वो केवल माता के दूध पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, उसके बाद 6 माह के आगे उसको क्या करना चाहिए? अनुपूरक आहार प्रदान करना चाहिए। 7वां प्रश्न देखते हैं, 27 जून 2023 को छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बेहतर आधारभूत ढांचे के साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने, किसने? वर्ल्ड बैंक ने छत्तीसगढ़ राज्य को कितनी राशि प्रदान की है? ठीक है, कितनी राशि प्रदान की है? 4500 करोड़, 2960 करोड़, 1360 करोड़ या फिर 2460 करोड़? तो देखो, उन्होंने दिया है 2460 करोड़। किसको? तो हमारी चाक परियोजना को, चाक परियोजना को। ठीक है, लॉकडाउन के समय हमारे शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत नीचे चला गया था, कक्षाएं नहीं लग पा रही थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो क्या हुआ? हमारा शिक्षा का गुणवत्ता जो है वो नीचे स्तर पर चला गया था। लेकिन अब हमारी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक कितना दे रहे हैं हमको? 2460 करोड़ रुपए हमारी चाक परियोजना को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ये करंट अफेयर का पार्ट था। 8वां प्रश्न है हमारा, बच्चे में प्रथम दांत दिखने की औसत आयु क्या होती है? तो ये तो लगभग सभी को ही पता होगा, वो है 6 माह। ठीक है, आंसर क्या होगा? 6 माह। 6 माह के बाद क्या? बच्चे में प्रथम दांत दिखने लग जाते हैं। देखा होगा छोटे बच्चों के में दांत सबसे सामने आते हैं शुरू में, छोटा छोटा 2 ठो, कितना सुंदर दिखता है ना? लेकिन जब उन्हीं छोटे दांतों से वो काटते हैं तो उतना ही दर्द भी होता है। ठीक है, मछली का तेल जिसे कॉड लिवर ऑयल कहते हैं किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो बताओ, मछली का तेल जिसे कॉड ऑयल कहते हैं किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो वो है विटामिन डी का। ठीक है, किसका है? विटामिन डी का। विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर में, है ना? विटामिन बी मूंगफली, तिल इत्यादि में। और विटामिन सी, तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फल जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मुसब्बी हो गया, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 10वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं? तो बैक्टीरिया जनित रोग पूछा है। टिटनेस व पोलियो, डिप्थीरिया व टिटनेस, पोलियो व डिप्थीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डिप्थीरिया व टिटनेस। ये हमारे प्रीवियस पेपर
जब 2021 में महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था उसका पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डिप्थीरिया व टिटनेस। 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? विटामिन, खनिज पदार्थ, फाइबर, प्रोटीन। तो इसमें क्या पूछा है? पोषक तत्व नहीं है। आप ध्यान देना कि क्या पूछ रहा है, पोषक तत्व है या फिर नहीं है। प्रश्न अधिकतर यहीं पर गलत होता है, हम लोग प्रश्न ध्यान से पढ़ते नहीं, हड़बड़ी में और लगा देते हैं कौन सा है, जबकि प्रश्न में क्या पूछा रहता है? कौन सा नहीं है। तो इसमें पूछा है नहीं है, पोषक तत्व नहीं है, तो पोषक तत्व कौन सा नहीं है? फाइबर नहीं है, जबकि विटामिन, खनिज पदार्थ, प्रोटीन ये सब क्या है? हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व है। ठीक है ना, तो बढ़े आगे। 12 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी पोषक तत्व भोजन में पाए जाते हैं। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्लाज्मा। तो किस एक को छोड़कर बोला है, तो पूछने का डायरेक्ट वही मतलब है कि कौन सा पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, तो कौन सा पाया जाता है भोजन में, पहले ये देख लेते हैं। देखो, तो विटामिन भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है हमारे भोजन में। प्लाज्मा नहीं होता। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा रक्त का ही भाग है। ये रक्त का 55 से 60% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है, जबकि प्लाज्मा खुद में 90% जल से बना होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मा, जो कि क्या है? हमारे भोजन में पाए जाने वाला पोषक तत्व नहीं है ना। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब है। ओके। 13वां प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। देखो, वैक्सीन का एक नाम दिया है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। कौन से मार्ग से दिया जाता है? अंतरत्वचीय, त्वचा के अंदर, अवत्वचीय, त्वचा के नीचे, अंतरपेशीय या फिर नसों में। ठीक है, तो ये वैक्सीन दिया जाता है अंतरपेशीय तरीके से। ठीक है, अंतरपेशीय। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मरास्म रोग का लक्षण नहीं है? ठीक है, कौन सा मरास्म रोग का लक्षण नहीं है? देखो, ये भी नहीं है वाला पूछ रहे हैं, तो ध्यान देंगे। मांसपेशियों में कमी, सूजन, संक्रमण के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि या रूखी त्वचा। तो कौन सा लक्षण नहीं है? तो सूजन जो है वो इसका लक्षण नहीं है। सूजन क्या है? मरास्म रोग का लक्षण नहीं है, जबकि मांसपेशियों में कमी, संक्रमण के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि, रूखी त्वचा जो है इसका लक्षण है। ओके। 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो, इसमें किसकी कमी से पूछा है? प्रोटीन की कमी से। रक्त का निकलना, स्कर्वी, रक्त अल्पता या क्वाशियोकर रोग। तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोकर रोग। ठीक है, किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। स्कर्वी रोग तो मैं बता दी थी आपको, विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वाशियोकर, ऑप्शन डी। लार में पाए जाने वाले एमाइलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण होता है। वसायुक्त अम्ल, एमिनो अम्ल, पॉलीपेप्टाइड या फिर साधारण शुगर। तो इसका आंसर क्या होगा? साधारण शुगर हो जाएगा। लार में पाए जाने वाले एमाइलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण साधारण शुगर होता है। ठीक है, स्वास्थ्य जांच सेवा किसके लिए निर्धारित है? देखो, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माता, 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, किशोरी बालिकाएं 11 से 18 वर्ष तक। स्वास्थ्य जांच की सेवाएं, और ये सेवाएं किसके द्वारा प्रदान की जाती है? हमको आईसीडीएस के द्वारा। किसके द्वारा? आईसीडीएस के द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसके लिए कौन कौन हितग्राही है इसके? तो ये चारों हितग्राही है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माता, या 0 से 3 वर्ष तक के बच्चे, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, या फिर किशोरी बालिकाएं जिनकी उम्र कितना है? 11 से 18 वर्ष। तो ये सभी क्या होगी? इसके लिए पात्र होंगी। आगे बढ़ते हैं 18वां प्रश्न की ओर। शिशु मृत्यु दर में यह शामिल नहीं होता। देखो, ये भी प्रश्न किसमें पूछ रहा है? नहीं होता है वाले में। प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर, प्रसवकालीन मृत्यु दर, प्रसवोत्तर मृत्यु दर, विलंबित शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर की बात की गई है यहाँ पर। किसकी बात की गई है? शिशु मृत्यु दर की। तो यह किसमें शामिल नहीं होता? तो ये प्रसवकालीन मृत्यु दर जो है वो शिशु मृत्यु दर में शामिल नहीं होता। जबकि प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर, मतलब जो बच्चा तुरंत पैदा हुआ है उसी को तो नवजात बच्चा बोलते हैं ना, तो वो उसमें किसमें शामिल होगा? शिशु मृत्यु दर में। प्रसवोत्तर, प्रसव के बाद जो अगर शिशु की मृत्यु हो जाती है तो वो भी शिशु मृत्यु दर में आएगा। विलंबित शिशु मृत्यु दर, वो भी किस में आएगा? शिशु मृत्यु दर में आएगा। 19वां देखते हैं।
निम्न में से कौन कार्यकर्ता जो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आता है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, उषा या फिर विलेज हेल्थ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कौन कार्यकर्ता एकीकृत मतलब आईसीडीएस योजना के अंतर्गत आता है। तो आईसीडीएस योजना के अंतर्गत आती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, क्योंकि आईसीडीएस को ही आंगनबाड़ी कार्यक्रम भी बोलते हैं सामान्य भाषा में। और आंगनबाड़ी में कौन कार्य करता है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, किस विटामिन को ज्यादा मात्रा में लेने से हड्डियों को क्षति पहुंचती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? देखो, हड्डी से रिलेटेड वाला कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। तो अगर उसी का अगर ज्यादा मात्रा हो जाए तो हड्डियों को क्षति भी तो पहुंचेगा, क्योंकि कोई भी चीज ना तो उसकी कमी अच्छी है, ना तो उसका अधिक मात्रा मतलब अधिक मात्रा में सेवन, ना तो उसकी वृद्धि अच्छी है। तो देखो, अगर ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं विटामिन डी को तो हड्डियों को क्षति पहुंचता है विटामिन डी। और विटामिन डी का स्रोत क्या है? प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश से हमको क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। देखो, 21वां प्रश्न है, मातृत्व मृत्यु दर 2018-20 रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर कितना है? कहाँ पूछा है? छत्तीसगढ़ में। तो हमारे छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर है 137 है। कितना है? 137। लेकिन वही हम लोग ओवरऑल राष्ट्रीय वाला बात करें, पूरा भारत का बात करें, तो भारत में मातृत्व मृत्यु दर है 97। ठीक है, कितना है? 97। और सबसे कम मातृत्व मृत्यु दर किस राज्य में है अगर ये पूछे तो वो आएगा केरल। ठीक है, केरल, यहाँ सिर्फ 19 है। और सबसे ज्यादा आएगा असम में है 195। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का याद हो गया 137। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के वेतनमान को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अभी हाल फिलहाल का ही ये मतलब करंट अफेयर का ही पार्ट था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का वेतनमान बढ़ा दिया गया, उनका मानदेय में वृद्धि कर दिया गया है। तो यहाँ किसका पूछा है? यहाँ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पूछा है। तो इनका वो वेतनमान हो गया है 7500 रुपये या फिर 7500 रुपये। ठीक है, इनका मानदेय 7500 रुपये। और वही अगर सहायिका का पूछता तो सहायिका का कितना था? 5000। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हो गया है 10,000। तो तीनों का आप लोग मानदेय याद रखेंगे कि किसको कितना मानदेय मिल रहा है। कार्यकर्ता 10,000, सहायिका 5,000। लेकिन अगर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बोलेगा तो 7,500। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के मध्य कड़ी है? देखो, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग दोनों से जुड़ी हुई कौन है? मितानिन है, आशा दीदी है, एएनएम है या फिर सीएचओ है? तो ऐसा कौन है? वो है एएनएम। ठीक है, एएनएम कौन होती है? मतलब जो स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी होती है ये एएनएम, लेकिन वो आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर टीकाकरण का काम करती है। मतलब आंगनबाड़ी से भी जुड़ी हुई होती है और स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़ी होती है। ठीक है, दोनों के मध्य ये क्या होती है? कड़ी होती है, एएनएम। ये आशा दीदी, एएनएम, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, इन सभी के बारे में मैंने विस्तार से पढ़ाया हुआ है क्रैश कोर्स में। तो अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो योगेंद्र साहू क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ सभी वीडियो हैं क्रैश कोर्स में डले हुए। डे 4 से महिला एवं बाल विकास सब्जेक्ट चालू हुए हैं, तो आप जाके सभी वीडियो देखिए। वहाँ आपको यहाँ ये सब चीज़ विस्तार से पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो मैं प्रश्न पूछती हूँ वो कमेंट बॉक्स में बताइए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो टीकाकरण किया जाता है उसके लिए कितना शुल्क लिया जाता है? निःशुल्क 50 रुपये टीका, 100 रुपये टीका, 150 रुपये पर टीका। ठीक है, तो जो टीकाकरण किया जाता है उसके लिए कितना शुल्क लिया जाता है? वो क्या रहता है? वो निःशुल्क रहता है। उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। ठीक है, आंगनबाड़ी पर जो टीकाकरण होता है उसका कोई भी चार्ज नहीं होता, वो निःशुल्क होता है। छत्तीसगढ़ में कितने मातृ कुटीर संचालित है? तो कितने मातृ कुटीर संचालित है? तो 2 मातृ कुटीर संचालित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। 26वां प्रश्न देखते हैं, पूरक पोषण आहार के अंतर्गत कौन हितग्राही है? गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, 6 माह से 6 वर्ष आयु के बच्चे या फिर उपरोक्त सभी?
तो देखो पूरक पोषण आहार की बात कर रहे हैं, तो इसमें बच्चों का एज कितना दिया है, 6 माह से 6 वर्ष दिया है। क्यों? क्योंकि 0 से 6 माह तक बच्चा तो कोई आहार ग्रहण नहीं करता, वो केवल और केवल माता का ही स्तनपान करता है, इसीलिए यहाँ 6 माह से 6 वर्ष आयु का बच्चे दिए, ठीक है। गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं और 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, ये सभी क्या होते हैं, उपरोक्त तो सभी पूरक पोषण आहार के अंतर्गत हितग्राही होते हैं, ठीक है, सभी आएंगे इसमें। 27वां है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षी कार्यक्रम के अनुसार जन्म के 6 सप्ताह बाद कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है। जन्म के 6 सप्ताह पूछा बोला है ना। डीपीटी, ओपीवी, बीसीजी, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगर बीसीजी जन्म के समय नहीं दिया गया है तो फिर 6 सप्ताह बाद तक दे सकते हैं। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। ओपीवी का ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका फुल फॉर्म हो गया। और ये सभी क्या है, बीसीजी, ठीक है, ये सब तीनों क्या है, जन्म के 6 सप्ताह बाद लगाया जाता है बच्चों को। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है, पायरिया, खसरा, पोलियो, क्षय रोग। तो इसमें किसका बात किया जा रहा है, प्रोटोजोआ जनित का। हो सकता है आपको वायरस वाला भी पूछे, हो सकता है आपको बैक्टीरिया वाला भी पूछे। यहाँ प्रश्न क्या पूछा है, प्रोटोजोआ जनित रोग। तो प्रोटोजोआ जनित रोग है पायरिया, प से पायरिया, प्र से प्रोटोजोआ, ठीक है। और ये जो खसरा और पोलियो है, खसरा और पोलियो, ये किसका जनित रोग है, तो ये वायरस जनित रोग है, ये वायरस से होता है। और क्षय रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से, ठीक है। तो दोनों आपको याद रह जाएगा, चारों याद हो गया। पायरिया तो प्रोटोजोआ से हो गया, खसरा और पोलियो किससे हो गया, वायरस से। क्षय रोग किससे हो गया, बैक्टीरिया से, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। कब मनाया जाता है, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। स्तनपान करा रही महिला की ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा पर आधारित होती है। शारीरिक गतिविधियों के एक स्तर, भार एवं शरीर का संगठन कायम रखने, स्तन्य दूध के उत्पादन, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए, इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्तनपान करा रही महिला की ऊर्जा आवश्यक पर आधारित होती, किस पर, शारीरिक गतिविधियों के एक स्तर, भार एवं शरीर का संगठन कायम रखने और स्तन्य दूध के उत्पादन के लिए, ठीक। मलेरिया नामक रोग किसे प्रभावित करता है। देखो, जब मलेरिया हो जाता है तो वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, ये पूछना चाह रहे हैं प्रश्न। हृदय को, वृक्क मतलब किडनी, प्लीहा या फिर फेफड़ों को। तो मलेरिया प्रभावित करता है प्लीहा को। किसको प्रभावित करता है, प्लीहा को। प्लीहा या फिर तिल्ली करके भी आता है, ठीक है। 32वां प्रश्न है, कुछ पर्यावरणीय स्थितियां गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वास्थ्य विकास को क्षति पहुंचा सकती है, उनका सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव गर्भावस्था के किस चरण में होता है। किसकी बात करी है, कुछ पर्यावरणीय स्थितियां कब ज्यादा डैमेज करता है, कब हानिकारक प्रभाव डालता है गर्भावस्था के, गर्भावस्था, गर्भधारण के बाद के पहले 3 सप्ताह पर, भ्रूणावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ज्यादा प्रभाव डालता है भ्रूणावस्था पर, मतलब जब बच्चा भ्रूण के रूप में होता है ना, तभी क्या होता है, वो सर्वाधिक प्रभावित होता है पर्यावरणीय स्थितियों से। 33वां प्रश्न देखते हैं हम। पोषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या जो सामान्यतः जनसंख्या के सभी वर्गों को और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है, ठीक है। रक्ताल्पता, घेंगा गोराइड, थायराइड या फिर हाइपरलिपिडेमिया। देखो, पोषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है, महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को, रक्ताल्पता। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनीमिया। किसको बोलते हैं, एनीमिया। रक्त की कमी के कारण जो बीमारी हो जाता है उसको बोलते हैं एनीमिया। और इसी को दूर करने के लिए हमारा राज्य सरकार क्या चला रहा है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चला रहा है, महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान किस तारीख से चालू किया गया था, ठीक है।
आप कमेंट बॉक्स में जब आंसर देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, साथ ही साथ उसका आंसर भी दे रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है? बीसीजी, रोटावायरस वैक्सीन, टेटनस टॉक्साइड, खसरे का टीका। तो गर्भवती माता को कौन सा टीका लगता है? तो उनको लगता है टेटनस टॉक्साइड का, ठीक है। जबकि अभी हम लोग बच्चों वाले में क्या देखे थे, 6 सप्ताह के बाद कौन कौन से लगाया? डीपीटी का लगाया गया, बीसीजी का, ओपीवी का। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ गर्भवती माता की बात हो रही है, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? फोलिक अम्ल, निकोटीन अम्ल, आयरन या फिर पेंटोथेनिक अम्ल। तो ये किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है फोलिक अम्ल के कारण। किसके कारण? फोलिक अम्ल के कारण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष से आरंभ किया गया था? 2002, 2003, 2004 या फिर 2005? तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसको बोलते हैं NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो ये चालू किया गया था 2005 से। कब से? 2005 से। ऑप्शन डी दिख नहीं रहा है इसलिए मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, 2005 से ये चालू हुआ था, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि ये बोल्ड कर दिया गया है, साथ ही इसके फॉन्ट के साइज को बढ़ा दिया गया है। आप लोग की शिकायत रहती थी कि क्लियर नहीं दिखता, तो आपकी शिकायतों को दूर कर दिया गया है, ठीक है। 37वां प्रश्न है, बच्चों में दस्त की आवृत्ति को कम करता है जिंक, आयरन, प्रोटीन या कैल्शियम? किसकी आवृत्ति को? दस्त, ठीक है। तो ये किसको कम करता है? ये कौन कम करता है? जिंक कम करता है, ठीक है। और बार बार दस्त होने पर कौन सा घोल देते हैं हम लोग? ORS घोल। या फिर अगर ORS घोल नहीं है उपलब्ध तो 1 चम्मच शक्कर और चुटकी भर नमक पानी में मिला के तो ये घोल भी देते हैं बार बार दस्त होने पर। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई के बारे में पूछा है। रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, थायमिन, पैराडॉक्सिन। विटामिन ई का नाम पूछा है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल क्या है? विटामिन ई का नाम है। रेटिनॉल किसका नाम है? तो ये नाम है विटामिन ए का। किसका है? विटामिन ए का। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे तो आप लोग रेटिनॉल डालना। टोकोफेरॉल तो ई का हो गया। थायमिन क्या है? थायमिन B1 का है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन हो गया, ठीक है। और क्या है नीचे? पैराडॉक्सिन। तो पैराडॉक्सिन B6 का है, B6 का पैराडॉक्सिन, ठीक। 39वां प्रश्न है, माल्टोज अणु बनाने के लिए इनमें से किन 2 अणुओं की आवश्यकता होती है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज लैक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज। तो देखो किसका पूछा है? माल्टोज का। तो माल्टोज कैसे बनते हैं? ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाने से बनते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बन जाएगा। लेकिन अगर वहीं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करें तो क्या बनेगा? ये बनेगा सुक्रोज, ठीक है। ये फलों में पाया जाता है, फल इसी के कारण मीठा होता है। और ग्लूकोज और लैक्टोज ये दोनों मिल गैलेक्टोज ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाए? लैक्टोज। और फ्रक्टोज के साथ मिलेगा ग्लूकोज तो क्या बनाएगा? सुक्रोज। और ग्लूकोज अपने ही ग्लूकोज के साथ मिलेगा तो बनाएगा माल्टोज। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40वां प्रश्न क्या है? माता का शरीर विशेष जीवन आधारित तंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्व की आपूर्ति करता है, वह तंत्र है प्लेसेंटा, गर्भनाल, एम्ब्रियोटिक फ्लूसाइड या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। मतलब प्लेसेंटा, गर्भनाल और एम्ब्रियोटिक फ्लूसाइड इन सभी से क्या करता है? गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्व की आपूर्ति करता है, क्योंकि माता जो भोजन ग्रहण करती है वही पोषक तत्व किसको मिलता है? गर्भ में जो शिशु है उसको, ठीक है। टीकाकरण से कौन सी बीमारियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? क्या प्रश्न पूछा है? नहीं किया जा सकता वाला पूछा है ना। पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया या फिर एनीमिया। तो बताइए कौन से बीमारी को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे हम लोग? पोलियो के लिए तो टीका है, खसरे के लिए भी टीका है, डिप्थीरिया के लिए भी टीका है, लेकिन एनीमिया के लिए टीका है क्या? नहीं। इसको टीकाकरण के द्वारा हम लोग दूर नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पोषक आहार हम लोग प्रदान करें गर्भवती माताओं को, महिलाओं को, ठीक है। जिससे क्या होगा? उनमें एनीमिया की समस्या
खत्म हो जाएगा पोषाहार देने से। मैंने प्रश्न पूछा है ना कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान किस तिथि से प्रारंभ हुआ था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। गर्भावस्था का पहला संकेत आमतौर पर क्या होता है? मासिक धर्म नहीं आना, तुरंत भार बढ़ना, अस्वस्थता, इनमें से कोई नहीं। तो गर्भावस्था का पहला संकेत क्या है? मासिक धर्म नहीं आना। इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43वां प्रश्न देखते हैं। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की महिला यदि संस्थागत प्रसव कराती है, कौन से क्षेत्र की महिला की बात की जा रही है? ग्रामीण क्षेत्र की महिला की बात की जा रही है। ठीक है, तो उसे कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1000, 1400, 1500 या फिर 1600? तो अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिला अस्पताल में जाकर अपना डिलीवरी कराती है तो उसको 1400 रुपये दिया जाता है। ठीक है, अगर शहरी क्षेत्र की महिला का बात किया जाता है तो उसको दिया जाता है 1000 रुपये। ग्रामीण को 1400, शहरी वाले को 1000, यदि वे संस्थागत प्रसव कराती है तो। खसरा एवं संक्रमण रोग है और यह किसकी श्रेणी में आता है? भोजन वाहित रोग, जल वाहित रोग, वायु वाहित रोग या न्यूनता रोग। खसरा एवं संक्रमण रोग यह किस में आता है? ये आता है वायु वाहित रोग। किस में आता है? वायु वाहित रोग, मतलब ये हवा के द्वारा ट्रांसफरेबल वाला। ठीक, गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांश वृद्धि किस माह में होता है? पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, ए और बी दोनों, या फिर तीसरी तिमाही? तो इसका आंसर क्या होगा? गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांश वृद्धि किस माह में होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए एवं बी दोनों, पहली तिमाही और दूसरी तिमाही दोनों में। ठीक है, 46वां है। शिशुओं को किस वर्ष तक केवल माता के दूध पर आधारित होना चाहिए या फिर निर्भर होना चाहिए? तो कब तक? मैंने तो ये आपको पहले ही बता दिया कि 6 माह तक वो केवल और केवल अपने माता के दूध पर ही क्या रहता है? निर्भर रहता है। 6 माह के ऊपर होने पर उसको अनुपूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर तो 6 माह हो जाएगा। ठीक, किस उम्र तक महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों का हितग्राही सेवा का लाभ मिलता है? 40 वर्ष तक, 42 वर्ष तक, 45 वर्ष तक या फिर 48 वर्ष तक? तो 45 वर्ष तक की महिलाओं को आंगनबाड़ी सेवा का लाभ मिलता है। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्रों में वो तब तक क्या होती है? हितग्राही होती है। कब तक? जब तक वो 45 साल की नहीं हो जाती तब तक। ठीक है, सुगंध स्वास्थ्य हमारे आसपास संबंधित है। सुगंध स्वास्थ्य हमारे आसपास, ऑप्शन ए है स्थानीय एलोपैथिक दवाइयों से, स्थानीय हर्बल दवाइयों से, स्थानीय फूलों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, सुगंध स्वास्थ्य हमारे आसपास, इसका आंसर क्या होगा? स्थानीय हर्बल दवाइयों से। स्थानीय हर्बल दवाइयों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है। थायराइड की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आंसर तो सभी को पता होगा कि आयोडीन की कमी के कारण थायराइड की समस्या होती है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, और ये हमारे थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। इसीलिए बोला जाता है कि हमको आयोडीन युक्त नमक का ही सेवन करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अपनी तैयारी जांचनी है तो आप जाके हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप में महिला पर्यवेक्षक का जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है वो परचेस कर सकते हैं। टेस्ट दिलाने से क्या होगा? आपका स्वमूल्यांकन होगा, पता चलेगा आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं, और किस पैटर्न में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसकी तैयारी आपकी है कि नहीं, ये सभी आपको जानकारी वहाँ से मिलेगा। तो इस सब अच्छा है कि आप टेस्ट दिलाइए, कम से कम वहाँ जो फ्री टेस्ट रखा गया है उसको तो दिलाइए ही। ठीक है, अंतिम प्रश्न है 50वां। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिक कालमेटगुरिन, बेसिले कालमेटगुरिन, बेसिलस कालमेटगुरिन या बैक्टीरियम कालमेटगुरिन? तो बीसीजी का टीका बच्चों को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है ना, 24 घंटे के अंतर्गत। तो उसका पूरा नाम क्या है? बेसिलस कालमेटगुरिन, इसका क्या है? फुल फॉर्म है। या फिर अगर जन्म के समय नहीं लगा पाए तो जो सब 6 सप्ताह के भीतर जो डीपीटी का टीका लगता है या फिर ओपीवी का टीका लगता है उसके साथ भी ये बीसीजी का टीका लगा सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही में मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, जो पहले आंसर देगा उसका नाम मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किसने सबसे पहले आंसर दिया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।